नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। मैं रंजीत पांडे आपके लिए आज के इस वीडियो में 50 साइंस के एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर आया हूं। सिलेक्टेड 50 साइंस के क्वेश्चंस, आप पूरा वीडियो देखिए और चेक करिए इनमें से कितने आप सही कर पाते हैं। हर एग्जाम के लिए मास्टर वीडियो है, फ्री वीडियो है, पूरा देखिए। 100% श्योर क्वेश्चंस है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि हम रोज अपडेटेड आपके लिए वीडियोस देते हैं और हमारे चैनल पर आपके लिए अलग अलग सब्जेक्ट्स के वीडियोस मिल जाएंगे। तो नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा। और दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है आगे बढ़ने के लिए। तो चलिए अभी हम शुरू करते हैं साइंस के 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस, देखते हैं कितने आपसे बनते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। नींबू कैंकर पादप रोग किस सूक्ष्म जीव से होता है? तो नींबू कैंकर पादप रोग ये जीवाणु नामक सूक्ष्म जीव से होता है। जीवाणुओं के द्वारा होता है कैंकर रोग, जो कि एक पादप रोग है और ये नींबू में होता है। गेहूं की रस्ट पादप रोग किस सूक्ष्म जीव से होता है? तो गेहूं का रस्ट पादप रोग ये कवक सूक्ष्म जीव से होता है। तो यहां पर आपके लिए तीन तीन क्वेश्चन एक ही साथ पूछे जा रहे हैं। रस्ट रोग किस में होता है? गेहूं में होता है। रस्ट रोग किस में होता है? तो पादपों में होता है। रस्ट रोग किससे होता है? तो कवक के कारण से होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गेहूं की रस्ट पादप रोग का संचरण का तरीका क्या है? तो जब गेहूं में रस्ट पादप रोग लगता है तो वह वायु और बीजों के द्वारा लगता है। राइट आंसर हो जाएगा। भिंडी का पीत पादप रोग का संचरण कैसे होता है? तो भिंडी का पीत पादप रोग का संचरण कीटों के द्वारा होता है। पदार्थ जो प्राकृतिक क्रियाएं जैसे जीवाणु की क्रिया से अपघटित हो जाना करते हैं, ये क्या कहलाते हैं? तो पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रियाएं जैसे जीवाणु की प्रक्रिया से अपघटित हो जाते हैं वो जैव निम्नीकरण कहलाते हैं, बायोडिग्रेडेबल कहलाते हैं। एक संश्लेषित रेशा जिससे बने कपड़ों में आसानी से सिलवटें नहीं पड़ती हैं, उसे क्या कहते हैं? तो एक संश्लेषित रेशा जिससे बने कपड़ों में आसानी से सिलवटें नहीं पड़ती हैं वह पॉलिएस्टर कपड़ा कहलाता है। मरी हुई वनस्पति के धीमे प्रक्रम से कोयले में परिवर्तन होना क्या कहलाता है? तो मरे हुए वनस्पति के धीमे प्रक्रम से कोयले में परिवर्तन होना कार्बनीकरण कहलाता है। वृषण नर युग्मक उत्पन्न करते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? तो वृषण नर युग्मक शुक्राणु उत्पन्न करते हैं। अंडाशय मादा युग्मक उत्पन्न क्या करता है? तो अंडाशय मादा युग्मक अंडाणु उत्पन्न करते हैं। शुक्राणु और अंडाणु का संलयन क्या कहलाता है? तो शुक्राणु और अंडाणु का संलयन निषेचन कहलाता है। वह निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है उसे क्या कहते हैं? तो वह निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है आंतरिक निषेचन कहलाता है। बाहरी निषेचन किसमें होता है? तो मछलियों में बाहरी निषेचन होता है। वह जंतु जो अंडे देते हैं उन्हें हम किस वर्ग में रखते हैं? तो वह जंतु जो अंडे देते हैं वह अंड प्रजक कहलाते हैं। अमीबा दो भागों में विभाजित होकर संतति उत्पन्न करता है। इस प्रकार के अलैंगिक जनन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो अमीबा दो भागों में विभाजित होकर संतति उत्पन्न करता है। इस प्रकार के अलैंगिक जनन को द्विखंडन कहा जाता है। एडम्स एप्पल किसे कहते हैं? तो स्वर यंत्र जो हमारे गले में स्थित होता है वह एडम्स एप्पल कहलाता है। प्रोटिस्टा जीवधारियों में प्रजनन किस प्रकार से होता है? तो प्रोटिस्टा जीवधारियों में प्रजनन उपरोक्त दोनों अर्थात लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार से होता है। विटेकर का सुझाए गए जगत वर्गीकरण क्या है? तो विटेकर ने जो है 5 जगत वर्गीकरण का सिद्धांत हमें दिया था। शैवाल को 3 प्रमुख भागों में विभक्त किया गया है, वे कौन से हैं? तो शैवाल फियोफाइसी, रोडोफाइसी और क्लोरोफाइसी, इन 3 प्रमुख भागों में विभक्त होते हैं। ऐसे पौधे जो मिट्टी में उगते हैं लेकिन उनका लैंगिक जनन पानी पर निर्भर होता है वह क्या कहलाते हैं? तो ऐसे पौधे जो मिट्टी में तो उगते हैं परंतु उनका लैंगिक जनन पानी पर निर्भर होता है, ब्रायोफाइट्स कहलाते हैं। वे पौधे जिनमें बीजांड किसी अंडाशय भित्ति से ढका नहीं होता है वो क्या कहलाते हैं? तो वे पौधे जिनमें बीजांड किसी अंडाशय भित्ति से ढका नहीं होता है जिम्नोस्पर्म कहलाते हैं। समुद्री अखरोट या कंकत जैली किसे कहते हैं? तो समुद्री अखरोट या कंकत जैली टीनोफोर जो कि कंकतधर भी कहलाते हैं। जीव संदीप्ति यानी कि प्राणी का प्रकाश उत्सर्जन करना किसकी मुख्य विशेषता है? तो कुछ प्राणी प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, ये टीनोफोर के कारण होता है। किस संघ के प्राणी पृष्ठाधार रूप से चपटे होते हैं इसलिए इन्हें सामान्यतः चपटे कृमि कहा जाता है? तो संघ
प्लेटीहेल्मिन्थीज वर्ग के प्राणी पृष्ठाधार रूप से चपटे होते हैं, इसलिए इन्हें सामान्यतः चपटे कृमि कहा जाता है। प्राणी संसार का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो ऑर्थोपोडा संघ प्राणी संसार का सबसे बड़ा संघ है। प्राणी जगत का दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ कौन सा है? तो संघ मोलास्का प्राणी जगत का दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ है। सरल जीवों को कई भागों में काट दिया गया तो प्रत्येक टुकड़े विकसित होकर पूर्ण जीव बनते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? तो सरल जीवों को कई भागों में अगर काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव बनता है, ये पुनरुद्भवन कहलाता है। कैलस किसे कहते हैं? तो कोशिकाएं का विभाजित होकर अनेक छोटे रूप समूह बनाना कैलस कहलाता है। गतिशील जनन कोशिका को क्या कहा जाता है? तो गतिशील जनन कोशिका नर युग्मक कहलाती है। एक लिंगी पुष्प का उदाहरण क्या है? तो पपीता और तरबूज एक लिंगी पुष्प के उदाहरण हैं। अलैंगिक जनन किसमें मुकुलन से होता है? तो हाइड्रा में अलैंगिक जनन मुकुलन से होता है। निम्न में से कौन मानव मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो शुक्रवाहिका मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, पुरुष जनन तंत्र का भाग है। प्लेसेंटा किसे कहते हैं? तो भ्रूण को मां से पोषण मिलने की विशेष संरचना प्लेसेंटा कहलाती है। मेंडल की प्रारंभिक शिक्षा कहां पर हुई थी? तो गिरजाघर में मेंडल की प्रारंभिक शिक्षा हुई थी, चर्च में। मेंडल विज्ञान एवं गणित की शिक्षा के लिए किस विश्वविद्यालय गए थे? तो मेंडल विज्ञान और गणित की शिक्षा के लिए वियना विश्वविद्यालय गए थे। मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे पर प्रयोग किया? मेंडल ने अपने कौन सा पौधा चुना अपने प्रयोगों के लिए? तो मटर के पौधे को चुना मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए। डार्विन किस देश के निवासी थे? तो डार्विन इंग्लैंड के निवासी थे। अभिलक्षण किसे कहते हैं? तो बाहरी आकृति अथवा व्यवहार का विवरण अभिलक्षण कहलाता है। जीवाश्म किसे कहा जाता है? तो जीव के परिरक्षित अवशेष को जीवाश्म कहते हैं। जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ तथा शैवाल किसके 4 मुख्य वर्ग हैं? तो जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ तथा शैवाल सूक्ष्म जीवों के मुख्य 4 वर्ग हैं। विषाणु भी सूक्ष्म होते हैं, परंतु वे अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न कैसे होते हैं? तो विषाणु भी सूक्ष्म होते हैं, परंतु वे केवल परपोषी रूप में गुणन करते हैं, इसीलिए वो अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न होते हैं। विषाणु से होने वाले रोग को क्या कहते हैं? तो खांसी, इन्फ्लुएंजा, फ्लू, जुखाम, ये सभी विषाणु से होने वाले रोग हैं। टाइफाइड और क्षय रोग किससे होने वाले रोग हैं? तो टाइफाइड और क्षय रोग जीवाणु से होने वाले रोग हैं। कौन एक कोशीय सूक्ष्म जीव का उदाहरण है? तो जीवाणु, प्रोटोजोआ और शैवाल एक कोशीय सूक्ष्म जीव का उदाहरण है। दही में अनेक सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, जिनमें प्रमुख कौन से हैं? तो दही में अनेक सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, जो लैक्टोबैसिलस प्रमुख रूप से है। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। चेचक के टीके की खोज किस सन में हुई थी? तो 1789 में चेचक के टीके की खोज हुई थी। बैसिलस एथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज किसने की थी? तो बैसिलस एथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज रॉबर्ट कोच ने की थी। अल्कोहल का उत्पादन किस सूक्ष्म जीव की सहायता से किया जाता है? तो ईस्ट की सहायता से अल्कोहल का उत्पादन किया जाता है। ईस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में होता है? तो ईस्ट का उपयोग अल्कोहल के उत्पादन में होता है। ब्रेड अथवा इडली फूल जाती है, इसका कारण क्या है? तो ईस्ट कोशिकाओं में वृद्धि के कारण ब्रेड अथवा इडली फूल जाती है। तो दोस्तों, ये थे 50 क्वेश्चंस। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो नेक्स्ट वीडियो प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें। आज आपके लिए 50 साइंस, 50 जीके और 100 साइंस और जीके के मिक्स क्वेश्चन 3 वीडियो मिलेंगे। तो तीनों वीडियो प्राप्त करने के लिए नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा अगर आपके लिए अच्छा लगा हो तो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।